Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So today we are going to discuss some new topics in the lecture 14. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक क्लिनिकल सिनेरियो से जो मैनी टाइम एमसीक्यूज में देखा गया है. क्लिनिकल सिनेरियो, a patient in ER, a patient in emergency room collapsed soon after पेनिसिलिन इंजेक्शन. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पेनिसिलिन इंजेक्शन है. ऑन एग्जामिनेशन ही वाज प्रोफ्यूजली स्वेटिंग. ऑन एग्जामिनेशन he was profusely sweating and has generalized body rash. अब यहाँ पे एमसीक्यू जो है ना तीन डायरेक्शन ले सकती है. तीन डायरेक्शन ये है कि एग्जामिनर यहाँ से नीचे पूछ सकता है विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एक तो आप लोगों से एग्जाम में ये आ सकता है. नेक्स्ट यहाँ से जो सेकंड डायरेक्शन है एमसीक्यूज की वो ये हो सकता है विच एंटीबॉडी will be involved. अगर हम टेस्ट करेंगे तो इस कंडीशन के अंदर which of the following antibody has been raised. थर्ड नंबर इसके अंदर जो डायरेक्शन है ये मैं एक ही सिनेरियो के ऊपर आप लोगों को चार किस्म की एंगल बता रहा हूँ फॉर द एग्जाम क्वेश्चन. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है which white blood cell WBC will be raised in this condition. ठीक है. और नेक्स्ट देखे which drug will be given to reverse the condition. ठीक है जी. अब देखिए ये सारी चीजें सोच समझ के करनी है. ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिनमें से एक क्वेश्चन इन चारों में से किसी एंगल पर वो ना आ जाए. क्वेश्चन यही होगा, आप लोगों को स्टेटमेंट भी यही आएगी, लेकिन एग्जामिनर इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है. यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पेशेंट कोलैप्स कर गया है. पेशेंट कोलैप्स का मतलब हाइपोटेंशन में चला गया है जिसकी वजह से डेजीनेस हो सकती है, वर्टिगो हो सकती है. बाद में जनाब पेशेंट क्या हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म में चला गया, कोलैप्स. इंजेक्शन पेनिसिलिन के बाद जब भी पेशेंट को या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए या चेस्ट टाइटनेस हो जाए या ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, वेजो डायलेशन की वजह से उसकी बीपी कम हो जाए, स्पेशली आफ्टर पेनिसिलिन इंजेक्शन व्हेनेवर द पेशेंट इज कोलैप्स, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इसको हम मजीद आगे पढ़ेंगे इसकी वजह क्या है, लेकिन दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन की सीवियर फॉर्म होती है विच इज नोन एज एनाफाइलेक्सिस. इसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं. ठीक है जी. अब एमसीक्यूज ये आता है कि या सेम सिनेरियो पे या वो सिंपल पूछते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज एलिवेट होगी. आंसर इज IgE. सो द एंटीबॉडी विच इज एलिवेटेड in type 1 hypersensitivity reaction is IgE. very important MCQ question. नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कौन सी WBC है जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बढ़ जाती है. आंसर इज यूसिनोफिल. यूसिनोफिल इज वेरी हाई इन केस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और आखिर में हमने ड्रग ऑफ द चॉइस लिखना है. अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए या कोलैप्स हो जाए तो विच ड्रग आर गिवन टू रिवर्स द सिचुएशन. आंसर इज
एपेनेफ्रीन। ठीक है, मैंने जो एग्जाम दिया था CPS पार्ट 1, दिस वन ऑफ द क्वेश्चन, हमें ये सिनेरियो इस तरह आई थी, अक्यूट टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट इन्फेक्शन में पेशेंट ने पेनिसिलिन इंजेक्शन ली है। पेनिसिलिन इंजेक्शन के बाद द पेशेंट डेवलप सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी गिवन टू रिवर्स द कंडीशन? आंसर इज एपेनेफ्रीन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इसके ऑप्शन में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में दो चीजें याद रखें कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1, इसमें दो चीजें होती है। इसमें हिस्टामिन ब्लड वेसल में काम करके वेसोडाइलेशन कराता है, सो देयर इज वेसोडाइलेशन, और जब वेसल की डायलेशन होती है तो ब्लड इज लीकिंग आउट ऑफ द वेसल, तो जब ब्लड बाहर निकलेगी तो देयर विल बी हाई चांस ऑफ एडिमेटस चेंजेस, एडिमा होती है, स्वेलिंग ऑफ द फेस, ये एरिया एडिमा की वजह से। और जब वेसोडाइलेशन होगी, जब वेसल से ब्लड बाहर जाएगी तो विद इन द वेसल ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, डिक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम की वजह से ब्लड फ्लो टू द हार्ट क्या हो जाती है? कम। जब ब्लड फ्लो हार्ट को जाएगी कम, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, तो बीपी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। दूसरी साइड पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हिस्टामिन आल्सो वर्क ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकस कैन कॉज ब्रोंकोस्पाज्म, तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती है। तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन की वजह से एडिमा एंड हाइपोटेंशन, एंड यहाँ पे स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकाई, उसके ऊपर हिस्टामिन काम करके ब्रोंकोस्पाज्म कराती है। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं। नंबर 1, इन द ब्लड वेसल वी हैव अल्फा 1 रिसेप्टर्स, हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स है। और अगर हम यहाँ पे ब्रोंकस की बात करें विच इज द एयरवे, इट कंटेन बीटा 2 रिसेप्टर, इसमें बीटा 2 रिसेप्टर होता है। देखिए, दो चीजें याद रखें, द ड्रग विच एक्ट लाइक द रिसेप्टर, या ऐसा ड्रग जो किसी रिसेप्टर की एक्टिविटी को एनहांस करे, बढ़ाए, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर एगोनिस्ट। और जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम करे वो क्या होते हैं? रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो अगर हम ऐसा ड्रग दे, अब इधर फोकस करें जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें जो क्वेश्चन आया था हमें FCPS पार्ट 1 में कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में अगर सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म होती है, उसको क्विकली रिवर्स करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे? तो ऑप्शन में एपेनेफ्रीन भी होता है और ऑप्शन में सल्ब्यूटामोल भी होता है। तो ज्यादा लोग सल्ब्यूटामोल लिखकर आंसर को गलत कर देते हैं। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में न कि सिर्फ ब्रोंकोस्पाज्म हो चुकी होती है, बट देयर इज वेसोडाइलेशन, और हमने बीपी को भी उठाना है, तो हमने ऐसा ड्रग देना है जो अल्फा 1 को भी एक्टिवेट करे, अल्फा 1 एगोनिस्ट भी हो, और साथ में बीटा 2 एगोनिस्ट भी हो, क्योंकि अल्फा 1 एगोनिस्ट विल कॉज वेसोकंस्ट्रक्शन बट बीटा 2 एगोनिस्ट विल कॉज ब्रोंकोडाइलेशन, ये ब्रोंकोडाइलेशन करती है। क्लियर है? सो अल्फा 1 एगोनिस्ट कैन कॉज वेसोकंस्ट्रक्शन, तो पहले से वेसोडाइलेशन हो चुकी होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, तो हम अल्फा 1 एगोनिस्ट देकर वेसोकंस्ट्रक्शन कराते हैं और बीपी को इंक्रीज करा देते हैं। इस साइड पे अगर हम आ जाए तो ब्रोंको क्या हो चुका है? ब्रोंकोस्पाज्म, तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट देकर ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे। ये लोग बहुत कॉमनली गलत कर देते हैं कि यार पेनिसिलिन इंजेक्शन के बाद ब्रोंकोस्पाज्म, तो आपकी ज़हन में तो ये आ गई ना कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, तो ब्रोंकोस्पाज्म के साथ साथ क्या हो चुकी है? वेसोडाइलेशन। तो आपने बीपी को भी देखना है और ब्रोंकोडाइलेशन भी करना है। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो सिर्फ बीटा 2 पे काम करे या अल्फा 1 बीटा 2 दोनों पे काम करे, ताकि वो दोनों पे काम करे। सल्ब्यूटामोल इज ओनली बीटा 2 एगोनिस्ट, वो तो बीटा 2 एगोनिस्ट है, वो ब्रोंकोडाइलेशन कर सकता है लेकिन वो बीपी को रेजो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फिट आंसर सल्ब्यूटामोल आएगा कि एपेनेफ्रीन आएगा? एपेनेफ्रीन, बिकॉज एपेनेफ्रीन कैन एक्ट ऑन अल्फा 1 एज वेल एज बीटा 2 रिसेप्टर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है जब भी एग्जाम में आ जाए। एपेनेफ्रीन अगर उन लोगों ने नहीं दिया है, यू हैव टू गो फॉर एड्रीनलिन, बिकॉज एपेनेफ्रीन एंड एड्रीनलिन आर द सेम थिंग। ठीक है? तो द ड्रग ऑफ चॉइस। और अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये बहुत सीवियर हो जाए, सीवियर फॉर्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस, इसको हम एनाफाइलेक्सिस। तो एनाफाइलेक्सिस के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्विकली रिवर्स द सिम्टम? एड्रीनलिन। क्लियर है?
तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, इससे कई एमसीक्यूज लोग गलत कर देते हैं। सल्ब्यूटामोल, उन लोगों ने ऑप्शन ए दिया होता है कि लोग सल्ब्यूटामोल को देखकर ही ब्रोंकोस्पाज्म को क्लिक करते हैं। यू हैव टू रीड द एमसीक्यूज केयरफुली। इफ देयर इज पेनिसिलिन इंजेक्शन हिस्ट्री फॉलोड बाय ब्रोंकोस्पाज्म, they are indirectly asking about type 1 hypersensitivity reaction anaphylaxis and you have to go for which drug? Answer is adrenaline. Okay, अब यहाँ पे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, इसके अंदर हम थोड़ा सा मजीद जो है ना बात करते हैं कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इनमें से भी आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकती हैं। तो देखिए, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, इसकी अगर मैकेनिज्म को हम देखें, मैकेनिज्म जस्ट फॉर द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए एलर्जिन का होना जरूरी है। बाहर से एलर्जी काजिंग एजेंट आएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एलर्जिन होंगे। एलर्जिन आर द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एंटीजन्स व्हिच कैन कॉज एलर्जी, ये एलर्जी कराती है। एलर्जिन की एग्जांपल क्या हो सकती है? एलर्जिन के अंदर पोलिन आ सकती है, पोलन एलर्जी हो सकती है कि नहीं, इसमें पोलन आ सकती है। एलर्जी के अंदर फूड एलर्जी, देयर इज फूड एलर्जी। बी स्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बी स्टिंग के बाद विच एंटीबॉडी विल बी रेज? IgE। बी स्टिंग इज अ एलर्जिन कैन कॉज विच हाइपरसेंसिटिविटी? टाइप 1। और टाइप 1 के अंदर हमेशा कौन सी एंटीबॉडी बढ़ जाती है? IgE। क्लियर है? बी स्टिंग। इसके बाद एंटीबायोटिक में मोस्ट कॉमन दे आस्क पेनिसिलिन हो सकती है। सो चाहे पोलन हो, चाहे फूड हो, चाहे बी स्टिंग हो, चाहे पेनिसिलिन हो, these all can cause different allergies in different peoples। ठीक है, अब अगर ये चीजें बाहर से बॉडी को किसी भी रूट से आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये बाहर से आ गए, so these allergen are picked by a cell in the body known as APC, antigen presenting cells। तो स्पेशली जब ये एलर्जिन अंदर आते हैं बॉडी में, तो ये एलर्जिन सबसे पहले किसको मिलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विच इज कॉल्ड APC। अब जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को मिलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइटिक सेल होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बी सेल्स भी हो सकते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल और बी सेल ये सारे क्या कहलाते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और जब ये एलर्जन को पकड़ लेते हैं, तो दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल विल प्रेजेंट दीज एलर्जन टू द टी हेल्पर 2 सेल, टी हेल्पर 2 सेल, TH2। क्योंकि टी हेल्पर सेल दे आर टाइप 2, TH1 एंड TH2। तो ये किसको देते हैं? टी हेल्पर 2 सेल को। और टी हेल्पर 2 सेल विल स्टिमुलेट बी सेल, ये स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है कौन से सेल को? बी सेल को। इट इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जब मैच्योर हो जाती है, मैच्योर, ये भी एमसीक्यूज है यहाँ पे, व्हेन बी लिम्फोसाइट और बी सेल मैच्योर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। तो इससे प्लाज्मा सेल बन जाती है, एंड प्लाज्मा सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा सेल यहाँ से जनाब डिफरेंट क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। अब इधर फोकस करना है एमसीक्यूज समझने के लिए। एलर्जन का होना जरूरी है। एलर्जन बॉडी में आते हैं तो वो कौन लेते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सेल इन एलर्जन को किसको प्रेजेंट करते हैं? TH2। TH2 को प्रेजेंट करने के बाद दिस सेल स्टिमुलेट दी बी सेल, और बी सेल गेट मैच्योर विच लीड टू दी प्लाज्मा सेल। और बी सेल को जब हम मैच्योर करते हैं किस में? प्लाज्मा सेल में। तो इस बी सेल को हेल्प करने के लिए CD4 सेल आते हैं। CD4 सेल आर द टाइप ऑफ T सेल which is also known as a helper T cell. They can help the B cell to mature into the plasma cell and plasma cell will produce different antibodies. अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, वो कौन सी एंटीबॉडी है? IgE। So these are called IgE एंटीबॉडी। अगर ऐसा बंदा जो इस एलर्जन को एक्सपोज हुआ हो, लेकिन वो बंदा इस एलर्जन को सेंसिटाइज नहीं था, सेंसिटिव नहीं था, तो इधर देखे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी आइदर IgG और IgM। ये क्वेश्चन याद रखें कि अगर एक बंदा किसी पार्टिकुलर एलर्जन को सेंसिटाइज है, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? IgE। अगर वो बंदा जो एलर्जन को सेंसिटाइज ना हो, तो उसमें जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? आइदर IgG और IgM। अब हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? IgE। इसमें सामने लिखे नॉट सेंसिटाइज, नॉट
सेंसिटाइज पर्सन, ये वो बंदा है जो सेंसिटाइज नहीं है, ये वो बंदा है जो पार्टिकुलर एलर्जन को सेंसिटाइज है। अब ये IgE ब्लड में आएगी, ब्लड के अंदर हमारे पास मास्ट सेल है, देयर इज अ मास्ट सेल, दैट इज मास्ट सेल। मास्ट सेल कंटेन लॉट ऑफ हिस्टामीन, इसके अंदर हिस्टामीन होते हैं, एंड इट कंटेन ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइन IL2, IL3, IL4, मतलब डिफरेंट ल्यूकोट्राइन इसके अंदर, और इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी होते हैं, दे आर कॉल्ड केमिकल मीडिएटर्स। तो ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, दे आर डिफरेंट केमिकल मीडिएटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मास्ट सेल। इस मास्ट सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, देखें, लेकिन ये रिसेप्टर सिर्फ स्पेसिफिक किसके लिए होते हैं? IgE के लिए। दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड FC रिसेप्टर, FC एप्सिलॉन रिसेप्टर, ये भी MCQs है। FC एप्सिलॉन, इसका मतलब है एप्सिलॉन, E स्टैंड फॉर अ वर्ड एप्सिलॉन, इसको हम कहते हैं FC एप्सिलॉन रिसेप्टर, इसको हम IgE रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो मास्ट सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है FC एप्सिलॉन, दे आर ओनली स्पेसिफिक फॉर द अटैचमेंट ऑफ IgE। और जब ये IgE रिसेप्टर इस पर अटैच हो जाए, हाँ जी, जब इस पर अटैच हो जाए तो इसकी फिर क्या हो जाएगी? क्रॉस लिंकिंग। जब IgE क्रॉस लिंक करेगी, क्रॉस लिंकिंग, तो इधर देखे इससे क्या निकलेगी? इस मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, इसकी लाइसिस हो जाएगी। सो इट विल लीड टू मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन, और जब मास्ट सेल डीग्रेनुलेट हो जाएगा उससे क्या निकलेगी? लॉट ऑफ हिस्टामीन एंड अदर केमिकल मीडिएटर इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। इससे केमिकल मीडिएटर, एंड दीज मीडिएटर अलॉन्ग विद हिस्टामीन विल ट्रिगर डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी। क्लियर है? ये डिफरेंट एलर्जीज। अब ये मास्ट सेल और केमिकल मीडिएटर्स जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक डिफरेंट रिएक्शन नहीं होंगे, लेकिन ये चीज जरूरी याद रखनी है कि इनको निकालना मास्ट सेल से तब होता है जब कौन सी एंटीबॉडीज अटैच हो जाए? IgE। इसलिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर द एंटीबॉडी प्ले अ रोल दैट शुड बी IgE। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इसमें से जो एलर्जी ट्रिगर करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सटेंस है दैट इज हिस्टामीन। नाउ हिस्टामीन की जो रिसेप्टर्स है, हिस्टामीन विल बी वर्क ऑन इट्स ओन रिसेप्टर। तो हिस्टामीन मुख्तलिफ रिसेप्टर पे काम करता है, दैट इज H1 एंड H2। यहाँ पे सिर्फ सिंपली याद रखें, अगर हम हिस्टामीन रिसेप्टर H1 की बात करें, हिस्टामीन 1 रिसेप्टर, तो दो जगह इंपॉर्टेंट है। हिस्टामीन 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल पे भी मौजूद है। हिस्टामीन 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी ब्रोंकस, ये ब्रोंकस में मौजूद होता है, ठीक है, एयरवे में, तो ये ब्रोंकस में मौजूद है। अब मुझे ये बताए, अगर हिस्टामीन अटैच हो जाए H1 रिसेप्टर इन द ब्लड वेसल, इट कैन कॉज वेजो डायलेशन, ये वेजो डायलेशन करता है, वेजो डायलेशन। लेकिन हिस्टामीन H1 अगर कहाँ पे एक्टिवेट हो जाए? ब्रोंकस में, तो वो क्या कराएगा? ब्रोंकोस्पाज्म कराएगा, ब्रोंकोस्पाज्म। अब इधर देखें यार, ये जो ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है ब्रोंकस के अंदर, ये तो इस एलर्जिन में से कोई चीज भी हो सकती है ना, इनमें से शायद किसी ने बाहर से कौन सी चीज की इंजेक्शन लगाई हो? पेनिसिलिन की। तो पेनिसिलिन इंजेक्शन को अगर वो बंदा सेंसिटिव था तो उसमें कौन सी चीज होगी? ब्रोंकोस्पाज्म। सो द मोस्ट कॉमन एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन सेंसिटिविटी इज ब्रोंकोस्पाज्म। ये क्वेश्चन भी कई दफा बार बार रिपीट होता है कि पेनिसिलिन इंजेक्शन के बाद जो सीरियस साइड इफेक्ट है वो क्या है? आंसर इज ब्रोंकोस्पाज्म, बट इन दोज पीपल हु आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। मुझे ये बताए, हाँ जी, अगर वेजो डायलेशन हो जाए तो फिर ब्लड वेसल से बाहर लीक करेगी, तो ब्लड जो है ना अगर वेसल से बाहर जाएगी तो एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से सिम्टम्स ऑफ एडीमा, स्वेलिंग ऑफ द फेस वगैरह, ठीक है। और अगर वेजो डायलेशन होगी, बाहर फ्लूइड जाएगी, तो इनसाइड द वेसल वॉल्यूम क्या होगा? कम, तो ब्लड फ्लो टू द हार्ट कम, तो एकदम इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, हार्ट रेट ऑफ बढ़ जाता है। तो देयर इज टैकिकार्डिया, टैकिकार्डिया इज अ कंपनसेशन, जब ब्लड फ्लो टू द हार्ट कम हो जाए तो इज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, द हार्ट रेट विल बी शूट एंड इट विल बी इंक्रीज लीडिंग टू टैकिकार्डिया। लेकिन ब्लड आना तो कम है हार्ट को, तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? कम होगा,
जब कार्डिक आउटपुट कम होगा देयर विल बी हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन की वजह से देयर विल बी वीक पल्सेस और ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन विल डिक्रीज, देयर विल बी डेजीनेस एंड वर्टिगो, डेजीनेस और वर्टिगो आ जाएगी। These all are the symptom which is there because of phase of dilation effect। इसकी तरफ आते हैं, हिस्टामीन अगर जाकर ब्रोंकस की स्मूथ मसल में H1 को एक्टिवेट करे तो उस वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म में लीड्स टू सीवियर चेस्ट टाइटनेस, इसमें चेस्ट टाइटनेस होगी पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस के साथ साथ देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सो देयर विल बी डिस्पनिया, और डिस्पनिया की वजह से वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करेगा। इस कंपनसेटरी मैकेनिज्म, वो अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा, तो मतलब सांस जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेगा। द पेशेंट विल डिवेलप टेकेपनिया, इसमें टेकेपनिया होगी। क्लियर है? सो देखिए, चेस्ट टाइटनेस, डिस्पनिया, टेकेपनिया, दीज आर द फीचर व्हेन हिस्टामिन 1 रिसेप्टर एक्ट ऑन द ब्रोंकस। लेकिन हिस्टामिन जो निकला है, इसने जितने भी ये सिम्टम दिए हैं, ये जब उसने किस रिसेप्टर पे काम किया है, H1 ब्लड वेसल में और ब्रोंकस में। अब सेम हिस्टामिन आल्सो एक्ट ऑन दी H2 रिसेप्टर। अब H2 रिसेप्टर की तरफ आते हैं। पेशेंट मतलब इसमें तो हिस्टामिन अपना H की वजह से ये सिम्टम देगा। सेम हिस्टामिन इफ इट इज गोज एंड एक्ट ऑन H2 रिसेप्टर, वेयर इज H2 रिसेप्टर प्रेजेंट, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। ये भी याद रखें कि H2 रिसेप्टर ये पैराइटल सेल्स पे मौजूद होते हैं, पैराइटल सेल्स ऑफ दी स्टमक। गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं स्टमक के अंदर, पैराइटल सेल और चीफ सेल। जो पैराइटल सेल है इट कंटेन H2 रिसेप्टर, एंड व्हेनेवर हिस्टामिन एक्टिवेट दैट H2 रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल इट विल रिलीज इंक्रीज HCl प्रोडक्शन। तो HCl एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी इट विल बी इंक्रीज, गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ जाती है। गैस्ट्रिक एसिडिटी, इसमें हार्ट बर्न के सिम्टम आएंगे। हार्ट बर्न, इसमें जनाब पेशेंट को लगेगा एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न एंड देयर विल बी हार्ट बर्न गर्ट की वजह से हो सकती है, HCl प्रोडक्शन। और जो डाइजेशन है वो भी सही तरीके से नहीं होगी, मेल डाइजेशन, डिस्पेप्सिया टाइप उसके सिम्टम्स आएंगे। तो देखिए, अगर किसी ने पेनिसिलिन इंजेक्शन लिया, पेनिसिलिन इंजेक्शन को वो सेंसिटिव था, उस पेनिसिलिन इंजेक्शन के बाद द पेशेंट डेवलप स्वेलिंग ऑफ द फेस, देयर इज टैकीकार्डिया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, वीक पल्सेस। तो ये किस सिम्टम की वजह से, वेजो डायलेशन, सीवियर चेस्ट टाइटनेस, देयर इज डिस्पनिया, टेकिपनिया एंड देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दैट इज ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म। साथ में पेशेंट को ये भी हो रहा है कि यार इरिटेशन इन द स्टमक, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड देयर इज आल्सो रिगर्जिटेशन सिम्टम। तो अगर पेशेंट को बीपी भी कम है, पेशेंट की ब्लड फ्लो टू द ब्रेन भी कम है, उसकी जनाब पल्सेस भी वीक है, वो ब्रोंकोस्पाज्म में भी गया है और साथ में उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, द पेशेंट हैव अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। पेशेंट ये सोचता है इम्पेंडिंग डूम कि नाउ द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। पेशेंट को ये फीलिंग आती है कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई। दिस टाइप ऑफ फीलिंग इन अ सीवियर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इम्पेंडिंग डूम। इसको इम्पेंडिंग डूम हम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब पेनिसिलिन इंजेक्शन लेने के बाद हमने क्या देना है, फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आएंगे, तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी है वो क्या है कि हमने क्विकली ऐसा ड्रग देना है जिससे हम वेजो कंस्ट्रक्शन भी करें और जिससे हम ब्रोंको डायलेशन भी करें। तो द ड्रग विच कैन कॉज ब्रोंको डायलेशन इन वेजो कंस्ट्रक्शन, दैट इज एड्रेनालिन। Adrenaline has alpha-1 activity on the vessel but as well as beta-2 activity in the bronchus. So penicillin injection leading to bronchospasm, direct the drug of choice will be adrenaline। salbutamol बिल्कुल ना लेके, ये लोग गलत हो जाते हैं। ठीक है, ओके। MCQs, हाँ जी, ये जो पॉइंट, ये जो लोग हैं ना मुख्तलिफ एलर्जीज को जो सेंसिटिव होते हैं, दे आल्सो हैव सम जेनेटिक एसोसिएशन। वो लोग जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को जेनेटिकली क्या हो, प्रीडिस्पोज, दे आर कॉल्ड एटोपिक पीपल। इसको हम एटोपिक पीपल कहते हैं। एटोपिक पीपल, एटोपिक पीपल, इसका मतलब ये है कि द पीपल विच इज जेनेटिकली
predisposed to hypersensitivity type 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को जितने लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं उसको हम एटोपिक पीपल कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड ऑफ एटोपी। इसके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अगर एग्जाम में आ जाए, इसके एग्जाम्पल बताए। व्हाट इज द एग्जाम्पल? नंबर 1 आस्थमा, ब्रोंकियल आस्थमा इज विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 1। तो यहाँ पे लेके आस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है, इट इज अ टाइप 1। नॉन एलर्जिक आस्थमा भी हो सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इफ आस्थमा पेशेंट हैव एलर्जी दैट शुड बी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो वैसे आस्थमा बच्चों में हो सकती है कि नहीं? बच्चों में भी चिल्ड्रन के अंदर आस्थमा के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एलर्जिक टाइप आस्थमा इज टाइप 1 एंड टाइप 1 हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो आस्थमा विच इज एलर्जिक टाइप इट इज सीन इन चिल्ड्रन आल्सो। इसके अंदर नेक्स्ट लिखे एलर्जिक डर्माटाइटिस। एलर्जिक डर्माटाइटिस इज आल्सो नोन एज एटोपिक डर्माटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन लेयर विच इज ड्यू टू एटोपी, सम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, रेशेस वगैरह बन जाती है, एलर्जिक डर्माटाइटिस। हाँ जी, एलर्जिक राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवल लेयर इन द आई, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक डर्माटाइटिस हो, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या आस्थमा हो, दे ऑल आर द क्लासिकल केसेस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो देखे बी स्टिंग आ जाए पेपर में, पेनिसिलिन इंजेक्शन आ जाए, उसके बाद अगर एंटीबॉडी रेज आ जाए रिएक्शन में, तो आंसर इज IgE। सो विच एंटीबॉडी प्ले अ रोल इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? आंसर इज IgE। फिर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में पेनिसिलिन की अगर एडवर्स साइड इफेक्ट पूछी जाए, आंसर इज ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। और अगर सीवियर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आ जाए, एनाफाइलैक्सिस, उसकी सिम्टम को क्विकली रिवर्स करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे? एड्रीनलिन। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 1। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर द सिम्टम विल कम वेरी क्विकली, वेरी वेरी अर्ली। जो ही आप एक्सपोज होते हैं तो मतलब सेंसिटाइजेशन की वजह से द सिम्टम विल कम वेरी एक्यूरेटली, वेरी वेरी एक्यूट ऑनसेट सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल्स में पूछते हैं अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास टाइप 2 भी है, टाइप 3 भी है और टाइप 4 भी है। तो एक टेबल बनाते हैं, उसमें सारे एमसीक्यूज कवर कराएंगे और इंशाल्लाह इस टेबल से एटलीस्ट हर स्पेशलिटी के अंदर 2 एमसीक्यूज आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो फिर जहाँ पे भी आप लोग बुक में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे या एमसीक्यूज देखेंगे तो यहाँ से एमसीक्यूज इंशाल्लाह आसानी से कवर हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे लेके टाइप्स एक कॉलम बनाए, करने के मैकेनिज्म और यहाँ पे लेके जनाब एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। ये अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, मैकेनिज्म्स और एग्जाम्पल्स। ओके, टाइप 1 की हम बात करते हैं। हाँ जी, टाइप 1 की जो सिम्टम अभी हमने पढ़े, ये सिम्टम कब आएंगे? जब मास्ट सेल से क्या रिलीज हो जाए? हिस्टामिन। लेकिन हिस्टामिन कैसे रिलीज होंगे? जब IgE उसके ऊपर क्या करे? क्रॉस लिंक करे। यहाँ पे लेकिन IgE कब आएगी? बाहर से। इसमें एलर्जिन का आना जरूरी है कि नहीं? इसका मतलब देखे एलर्जिन का होना जरूरी है, एलर्जिन आएगी बाहर से। एलर्जिन एट द एंड ऑफ द डे क्या प्रोड्यूस करेगी? IgE क्रॉस लिंकिंग ऑन व्हाट? क्रॉस लिंकिंग ऑन FC एप्सिलॉन रिसेप्टर ऑन विच सेल? ऑन मास्ट सेल। इस पे जनाब जब वो होगी तो मास्ट सेल की क्या हो जाएगी? डीग्रेनुलेशन। एंड व्हेनेवर मास्ट सेल बिकम डीग्रेनुलेटेड इट विल रिलीज लॉट ऑफ histamine and chemical mediator which can give rise to the symptoms of type 1 hypersensitivity reaction. एग्जाम्पल तो ऑलरेडी आपको बताया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आते हैं आस्थमा, अब इसमें एटोपिक डर्माटाइटिस विच इज आल्सो एलर्जिक डर्माटाइटिस। फिर इसमें जनाब नेक्स्ट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस। सो दीज आर दी
टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और अगर इन चीज़ों की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सीवियर फॉर्म में चला जाए उसको हम क्या कहेंगे, एनाफाइलैक्सिस। और इसमें वेजोडाइलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म इज वेरी वेरी क्लियरली सीन। ठीक है जी, ओके। फिर आते हैं टाइप 2। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें जनाब बाहर से एंटीजन आता है, ठीक है, उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज। अब क्या होता है, कभी कभार कुछ लोगों में नॉर्मली तो एंटीबॉडीज आकर एंटीजन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, दैट इज गुड फॉर द बॉडी। लेकिन कभी कभार जो एंटीबॉडीज आती है वो अपने नॉर्मल सेल को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। इस तरह की एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है। लेकिन वो कैसे डैमेज करेगी, देखिए, मतलब एंटीजन आ गया, उसके खिलाफ बन गए एंटीबॉडी, लेकिन ये आईजी एंटीबॉडी होगी कि आईजीजी, ये आईजीजी होगी, क्योंकि आईजीई तो हमेशा किस में आती है, टाइप 1 में। टाइप 2 में या तो आईजीएम एंटीबॉडी बनती है या आईजीजी। ये एंटीजन पे भी जाती है, लेकिन ये एबनॉर्मली कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और वो कंप्लीमेंट सिस्टम जाकर सेल को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। यहाँ पे लेके एंटीजन आएगी बाहर से, एंटीजन, हाँ जी, और इसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी, आईजीजी और आईजीएम, which activate complement system. What is complement system? Complement system is a group of proteins. ये प्रोटीन से बना हुआ एक सिस्टम होता है, which is produced mainly by the liver and they are remain inactive state until unless we do not need it to become activated. लेकिन complement प्रोटीन ये 20 डिफरेंट प्रोटीन का एक ग्रुप होता है जो लीवर में बनता है, एंड दे आल्सो प्ले अ रोल इन दी इम्यूनिटी। ये भी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, लेकिन अगर ये कभी कभार एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाए तो देन इट विल डैमेज द सेल आल्सो। तो आईजीजी आईजीएम बाज लोगों में जब एबनॉर्मली किसको एक्टिवेट करते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम को, दे विल डैमेज द सेल, दे विल डैमेज द सेल। और जब सेल डैमेज होगा तो देयर विल बी सिम्टम। इधर देखे, इसमें पूरे सेल को टॉक्सिसिटी हो गई कि नहीं, इसलिए टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को, हाँ जी, कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी कह सकते हैं, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एमसीक्यूज में याद रखे, साइटोटॉक्सिक, साइटो मीन सेल, टॉक्सिक मीन डेंजरस। ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें आईजीजी या आईजीएम बनकर एबनॉर्मल कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके सेल को डैमेज कराए, टॉक्सिसिटी कराए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, साइटोटॉक्सिक टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर जो क्लिनिकल एग्जाम्पल है, नंबर 1 इज गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम हम इस पे बात भी करेंगे, लेकिन गुड पास्चर सिंड्रोम ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। गुड पास्चर, एनीवन कैन टेल मी इन द क्लास कि इसके अंदर कितनी जगहों पे डैमेज हो जाती है, 2 जगहों पे। इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है इन द किडनी। किडनी के जो ग्लोमेरुलाई के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको हम जीबीएम कहते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसमें जो एंटीबॉडीज बनती है वो एल्व्यूलाई इन द लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऊपर से हेमोप्टाइसिस होगा, नीचे हेमोचूरिया, हेमोप्टाइसिस हेमोचूरिया बोथ इन द सेम पेशेंट। थिंक अबाउट गुड पास्चर सिंड्रोम। एग्जाम में आएगा गुड पास्चर सिंड्रोम इज विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इट इज टाइप 2। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, इसकी हशीमोटो थायरोइडाइटिस है या ग्रेव्स डिजीज। ये ग्रेव्स डिजीज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। उसमें स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज बनती है कि इनहिबिटरी, स्टिमुलेटरी किसके खिलाफ, टीएसएच रिसेप्टर, टीएसएच रिसेप्टर के खिलाफ स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज बनती है और T3 T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। तो ग्रेव्स डिजीज इज अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है दैट इज हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वी हैव, हाँ जी, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी शुड बी द पार्ट ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन इन द एग्जाम। इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वी विल डिस्कस इन द अदर क्लास। लेकिन यहाँ पे सुन ले, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मीन अगर हम किसी
रिसिपिएंट को डोनर से कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करे, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर का कोई सेगमेंट हो, और वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट रिसिपिएंट, उसको हम रिजेक्शन कहते हैं। रिजेक्शन के 3 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 3। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, वन इज एक्यूट रिजेक्शन, अनदर इज क्रोनिक रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक, और एक होते ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिजेक्शन। अब क्वेश्चन ये है, कभी कभार देखें, अगर हम डोनर से कोई आर्गन ले ले, ये सुन ले, रिसिपिएंट को दे दे, और वो जो डोनेटेड आर्गन है वो विद इन मिनट्स रिजेक्ट हो जाए। क्या रिजेक्ट हो जाए? विद इन मिनट्स, दैट विल बी हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। सो ऐसा रिजेक्शन जो विद इन मिनट्स हो जाए वो क्या है? आंसर इज हाइपर एक्यूट। और ऐसा रिजेक्शन जो मिनट्स टू हावर्स टू वीक्स में हो जाए, हावर्स टू वीक, वो क्या है? एक्यूट रिजेक्शन। और जो मंथ्स तक तो हो जाए वो क्रोनिक रिजेक्शन है। सो रिजेक्शन विद इन मिनट्स, हाइपर एक्यूट। रिजेक्शन विद इन डेज टू वीक, acute rejection, and rejection within months is answer is chronic rejection। अब इधर फोकस करें, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्यों हुआ? अगर मैं पर्सन ए से कोई आर्गन लेकर किसको दे दूं? पर्सन बी, इससे मैंने आर्गन इसको दिया है, विद इन मिनट इसने रिजेक्ट क्यों किया है? इसकी इम्यून सिस्टम अगर काम करता वो तो एंटीबॉडीज बनाने में ज्यादा टाइम लगाता, तो मिनट्स नहीं, कोई घंटों, महीनों, हफ्तों तक बात जाती। लेकिन अगर इसमें पहले से कोई प्री फॉर्म एबनॉर्मल एंटीबॉडी थी तो वो रिएक्शन करने में टाइम पर नहीं लगा दी। तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जब भी होता है वो एंटीबॉडीज बनने के बाद होगी कि प्री फॉर्म एंटीबॉडी, ये एमसीक्यूज भी आता है। सो द रिजेक्शन विच ड्यू टू प्री फॉर्म एंटीबॉडी, और यहाँ पे इस हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर द मेन रोल विच एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड है। तो इसका मतलब हाइपर एक्यूट में, हाँ जी, एंटीबॉडी का कसूर होता है जो प्री फॉर्म एंटीबॉडी है, और ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड हो, तो वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 2। तो हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए रूमेटिक फीवर, ये नाम सुना है ना, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर वी विल डिस्कस लेटर इन अ ग्रेटर डिटेल। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है सोर थ्रोट में, और वो फिर जाकर कितनी आर्गन को टारगेट कर देती है? 5, जिसमें ज्वाइंट्स है, जिसमें हार्ट है। तो हम किस क्राइटेरिया से रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करते हैं? जोन्स क्राइटेरिया। एक्सीलेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पेन कार्डाइटिस, पोली आर्थराइटिस होता है, इसमें सबक्यूटेनियस नोडुल बन जाते हैं, सडन हार्म कोरिया हो जाता है। ठीक है, वी विल डिस्कस दो डिजीज लेटर इन दी कोर्स। क्लियर है? तो ये 4 एग्जांपल याद रखें फॉर द क्लासिकल केसेस ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 3 की तरफ आ जाए। व्हाट इज द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 3 में लेके इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर सीन, इम्यून complexes are formed IgG और IgM, इसकी कॉम्प्लेक्सेस बनती है विद एंटीजन एंड डैमेज द टिश्यू। अब इधर देखे MCQs, इधर क्या था? हाँ, इसको समझने की कोशिश करें सारे जितने भी लोग हैं। IgG IgM ये खुद डायरेक्टली किसको एक्टिवेट करती है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आता है। यहाँ पे IgG IgM दोनों किसके साथ मिल जाती है? एंटीजन। अगर ये एंटीजन है, इधर देख एंटीजन, तो इसके साथ कौन सी चीज चिपक जाती है? IgG या IgM, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तो एंटीजन है ना, ये एंटीजन के साथ ये दोनों का होना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं? दिस इज कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स याद रखे, या तो किसी वेसल में बैठ जाती है, डैमेज कर देती है, या ये कॉम्प्लेक्स एज अ होल एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और टिश्यू को क्या कर देती है? डैमेज। यहाँ पे फ्री एंटीबॉडी ने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट किया था, IgG या IgM अकेले कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके सेल को डैमेज। यहाँ पे IgG IgM किसके साथ इकट्ठी हो जाती है? एंटीजन, और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मली किसको एक्टिवेट करती है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और टिश्यू को डैमेज कर देती है। क्लियर है कि नहीं? ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसका जो क्लासिकल एग्जांपल आता है एग्जाम के अंदर, आंसर इज सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, इट इज SLE। तो SLE
इज सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 11 ऑर्गन्स आर डैमेज। इसकी जो एमसीक्यूज है वो एग्जाम के अंदर ये आता है, व्हाट इज द सेंसिटिव टेस्ट फॉर एसएलई? आंसर इज ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। इस एसएलई की स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? 2। अगर एग्जाम में आया है एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, फिर वो आंसर है। अगर वो नहीं है, एंटी DS DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। और अगर एसएलई इंड्यूस, ड्रग इंड्यूस एसएलई है, उसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी है, ये आती है एग्जाम के अंदर। सो ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सेंसिटिव है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी मोर स्पेसिफिक, उसके बाद एंटी DS DNA है। और अगर ड्रग इंड्यूस एसएलई है, आंसर इज एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। कैन यू नेम द ड्रग विच कैन कॉज एसएलई लाइक सिम्टम? दे आर HIP, हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाजाइड एंड प्रोकेनामाइड। ठीक है, ये 3 ड्रग है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एसएलई के साथ साथ another condition which can lead to type 3 hypersensitivity reaction is PSGN, post streptococcal glomerulonephritis। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखे PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? 2 चीजें याद रखें। किसी को सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट के बाद अगर उसको किडनी फेलियर या किडनी प्रॉब्लम हो जाए विद इन 1 वीक, कितने बाद? 1 वीक। मतलब एग्जाम में आएगा कि सोर थ्रोट और 2 डेज के बाद उसको रीनल पेन, 3 डेज के बाद, लेकिन 7 दिन से कम हिस्ट्री, दैट इज IgA नेफ्रोपैथी। वो कौन सी है? IgA नेफ्रोपैथी। क्योंकि सोर थ्रोट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकोजल सिक्रीशन में कौन सी एंटीबॉडी है? IgA। वो कभी कभार मिस्टेकनली यहाँ से मिसप्लेस हो जाती है और किसको डैमेज कर देती है? किडनी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि किसी को किडनी डैमेज हुई है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हुआ है, लेकिन इसको 2 से 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था? सोर थ्रोट। तो अगर सोर थ्रोट की हिस्ट्री के साथ रीनल डैमेज आ जाए, लेकिन उसका टाइम कितने से ज्यादा हुआ हो? 1 वीक से 2 to 3 वीक की हिस्ट्री हो, PSGN विल बी द आंसर। ये MCQs है, ये दोनों भी आते हैं। सोर थ्रोट रीनल डैमेज विद इन 1 वीक इज IgA नेफ्रोपैथी, और सोर थ्रोट रीनल डैमेज विद इन 2 to 3 वीक इज PSGN। अब इधर देखें, यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री लेंगे, बायोप्सी लेंगे किडनी से, अब फोकस करें इसमें IgG IgM इन्वॉल्व है कि नहीं? इसमें भी IgG IgM इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें ये अकेले इन्वॉल्व है, अकेले। तो ये जहां पे भी जाकर किसको एक्टिवेट करेंगे? कंप्लीमेंट। ये अकेले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे किसके साथ मिले हैं? एंटीजन के साथ मिले हैं, ऐसा है ना। अब यहाँ पे MCQs है कि अगर फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर देखे, किडनी डैमेज है, बायोप्सी ने हमें ये बताया है, देखिए किडनी डैमेज है, बायोप्सी ने ये बताया है स्मूथ एंड लीनियर डिपोजिशन, लीनियर डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी, ये MCQs आता है। अगर ऐसा किडनी डैमेज जिसकी बायोप्सी पे ये शो किया है कि किडनी के ऊपर जो एंटीबॉडीज है उसकी डिपोजिशन क्या है? लीनियर है, मतलब ए फ्लैट है, फ्लैट स्मूथ है। अगर इस तरह आ जाए कि एक किडनी फेलियर, किडनी का बंदा है, किडनी प्रॉब्लम में आया था, उसकी हमने क्या ली? बायोप्सी, उसमें आया है इरेगुलर लंपी बम्पी डिपोजिशन। ये लेके लंपी बम्पी डिपोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लंपी बम्पी डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी, डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी, ये क्वेश्चन आया है। तो फिर ये क्या है? हाँ जी, मुझे ये बताए डिपोजिशन एंटीबॉडी की किडनी में नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये एबनॉर्मल है। अब इधर देखे, लिखना छोड़ दे, तो ये एग्जाम में 1 सेकंड में आप, क्योंकि एग्जाम में यही चीज आती है। अगर स्मूथ और लीनियर है, स्मूथ एक जैसा, एंटीबॉडी अकेले होंगे कि और लोग भी होंगे? स्मूथ मीन फ्लैट है, एक जैसा, अकेले है। लंपी बम्पी उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकती है ना, किसके साथ? एंटीजन होगी तो एंटीबॉडी भी होगी, लंपी बम्पी मतलब ऊपर नीचे। फिर अकेले है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स। तो स्मूथ और फ्लैट, ये अकेले एंटीबॉडी के डिपोजिशन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप 3? टाइप 2, क्योंकि अकेले फ्लैट, अकेला डैमेज तो क्या है सेल को? टाइप 2 है। अगर लंपी बम्पी है, ऊपर नीचे है, इरेगुलर है, तो ये फिर क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, ये टाइप 3 है। तो ऐसा किडनी डैमेज जिसमें स्मूथ लीनियर एंटीबॉडी डिपोजिशन हो, तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, लेकिन उसमें हेमोचूर या हीमोप्टाइसिस हो, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ गुडपास्टर सिंड्रोम। ये कौन सी सिंड्रोम की तरफ बात है? हाँ जी, दैट विल बी गुडपास्टर सिंड्रोम। इधर देखें,
अगर लंपी बम्पी डिपोजिशन आ जाए और पहले से बंदे को 2 से 3 हफ्ते पहले सोर थ्रोट हुआ था, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ पीएसजीएन। अब याद रहेगी कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लंपी बम्पी ये इम्यून डिपोजिशन पर बताती है, कम्प्लेक्सेस बताती है, कभी एंटीजन कभी एंटीबॉडी, दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेकिन अगर हम स्मूथ लीनियर डिपोजिशन की तरफ जाए विद हेमाचूरिया एंड हेमोप्टाइसिस, दैट विल बी अ क्लासिकल केस ऑफ गुड-पास्चर सिंड्रोम, एंड गुड-पास्चर सिंड्रोम दैट इज अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इधर देखिए ये कितने वर्ड है, गुड-पास्चर, ये तो सिंड्रोम तो डिजीज मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम, कितने वर्ड से बना है, गुड-पास्चर, 2, टाइप 2 गुड-पास्चर, ये 2 है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये 3 है अनफर्स्ट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। याद रहेगी क्या नहीं, सोर थ्रोट, किडनी डैमेज विद इन 1 वीक, IgA नेफ्रोपैथी, द मोस्ट कॉमन नेफ्रोपैथी नाउअडेज इज IgA, इसको बर्गर डिजीज भी कहते हैं, IgA नेफ्रोपैथी को बर्गर डिजीज, BERGER। लेकिन अगर सोर थ्रोट के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद किडनी डैमेज विद लंपी बम्पी डिपोजिशन ऑफ एंटीबॉडी, थिंक अबाउट ऑफ PSGN। और इसके साथ अगर कोई लिखना चाहे, इट विल हेल्प यू अलॉट, PSGN के अंदर देयर विल बी कोला कलर्ड यूरिन। इसके अंदर क्या होता है, कोला कलर्ड यूरिन, वेरी ब्लैकिश टाइप यूरिन। हेमाचूरिया माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन यूरिन की ओवरऑल कलर क्या होती है, कोला कलर्ड यूरिन होती है। क्लियर है, ओके जी। अब आते हैं टाइप 4 की तरफ, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, HSR हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 के अंदर जनाब इस तरह होगा, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी विल टेक टाइम टू हैपन, मतलब इसमें टाइम लगेगा, टाइम। और इसमें हम सिक्यूज ये याद रखें कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो मेन डैमेज कराते हैं दे आर डन बाय टी सेल्स। कौन से सेल्स कराते हैं, टी सेल्स। तो विच सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 4, आंसर इज टी सेल्स। तो टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट शुड बी टाइप 4। तो मुझे ये बताएं, टी सेल के कई अकसाम है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल। तो मतलब ये एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अपने सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर है। अब देखें ना, इसमें टी सेल एक्टिवेट होंगे एबनॉर्मली, फिर हाइपर सेंसिटिविटी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके सिम्टम आने में टाइम लग जाता है, इसलिए उसको हम डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल आ जाए, आंसर इज डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 1, क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर इंसुलिन नहीं होता, द रीजन इज बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, और बीटा सेल की मोस्ट कॉमन काज है ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो ऑटो इम्यून में एबनॉर्मल क्या बनती है, एंटीबॉडी, और इसमें देखें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन में रोल प्ले करने वाले एबनॉर्मल टी सेल होते हैं। टी सेल डायरेक्टली डैमेज द बीटा सेल, जब बीटा सेल डैमेज हो जाए तो फिर इंसुलिन नहीं आएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज इज द एग्जांपल ऑफ विच हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज लेके, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कौन सी डर्माटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। यहाँ पे 2 चीजें एमसीक्यूज के लिए फिर निकल गए, यहाँ से 2 MCQs क्वेश्चन आर आल्सो आउट फॉर द एग्जाम। देखिए डर्माटाइटिस हमने 2 बात की, यहाँ पे क्या था, एटोपिक डर्माटाइटिस, ये तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लोग हैं, किसी चीज की एक्सपोजर से या किसी चीज की खाने के बाद उसको एलर्जीज हो जाएगी, रेशेस पड़ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, हिस्ट्री, कोई बंदा पिकनिक पे गया है, हाइकिंग पे गया है, किसी चीज के साथ केस में आया है, कॉन्टैक्ट में आया है, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको रेशेस पड़े हैं, टाइम लेने के बाद, तो वो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। कॉन्टैक्ट है, घड़ी की वजह से रेशेस, ज्वेलरी पहनने की वजह से रेशेस, या नेकलेस वगैरह पहनने से रेशेस, ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के अंदर आते हैं। और इसमें कौन से सेल का काम होता है, टी सेल का काम होता है। नेक्स्ट देखें, कौन सा टेस्ट है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कराते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट, या इसको हम कहते हैं मॉन्टोस टेस्ट। क्या कहते हैं, मॉन्टोस टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट। देखें ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट में इसको एक नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें हम क्या इंजेक्ट करते हैं, ट्यूबरकुलिन। इसको प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, PPD टेस्ट भी कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, या इसको मॉन्टो टेस्ट भी कहते हैं।
ये डायग्नोस्टिक नहीं है। इस पे हम ये देखते हैं कि द पेशेंट हैज़ ट्यूबरकुलोसिस या नॉट, या पेशेंट प्रीवियसली टीबी का है कि नहीं। तो हम इधर देखें, जब ये इंजेक्ट करते हैं तो हम उस एरिया में क्या देखना चाहते हैं, चेंजेस, कि वो एरिया हार्ड हुआ है कि नहीं, उस एरिया में रेडनेस आई है कि नहीं। तो उसी टाइम चेक करते हैं कि या कुछ देर के बाद, ये 48 आवर के बाद चेक करते हैं। तो अगर ये सेंसिटिव था टीबी, और टीबी के अंदर कौन से सेल काम करते हैं, टी सेल मेडिएट इम्यूनिटी, तो इसमें टाइम क्यों लगता है, क्योंकि टीबी का जो टेस्ट है अगर ये पॉजिटिव है तो ये किस हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है, 4, देयरफॉर द इफेक्ट विल कम सून और डिले, इसलिए डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज रिवायर्ड आफ्टर 48 आवर, कितने घंटे के बाद इसको देखते हैं, 48 आवर के बाद इसको देखते हैं। तो डायबिटीज अगर आ जाए, देखे 4D याद रखें, इधर देखे 4D, 4D का मतलब यह है, फर्स्ट डी इज मीन ऐसा टेस्ट जिससे हम डायग्नोस करें किस चीज को, डी, आंसर इज डायबिटीज, सॉरी डायग्नोस करें किस चीज को, टीबी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसपे हम मालूम करें डायबिटीज टाइप 1, ऐसा टेस्ट जिससे हम मालूम करें डर्माटाइटिस, लेकिन कौन सी, कॉन्टैक्ट, एटोपिक तो नहीं है ना, कॉन्टैक्ट। तो 1D, 2D, 3D, तो 4D इट मीन इट विल बी विच हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर है? सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो भाई ये जो मैंने आप लोगों को ये जितने भी लिस्ट बनाई है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आउट इंशाल्लाह एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करेंगे। इसके सिम्ट, अब ये इनमें से कौन सी अच्छी है, कोई भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सारे एबनॉर्मल डैमेज कराते हैं। सो ऑल हाइपर सेंसिटिविटी आर एसिड्स फॉर द बॉडी, ये तेजाब है, एसिड है, तो ये ऊपर लेके एसिड, ये सारे के सारे बॉडी के लिए क्या है, एसिड है। अब एसिड के अंदर देखे, इसके लिए एलर्जन का होना जरूरी है कि नहीं, किस चीज के लिए, टाइप 1। इसके सिम्टम अक्यूट आते हैं कि क्रोनिक, जल्दी आते हैं कि नहीं। तो ए मीन एलर्जिक, एलर्जिक मीन एलर्जन से होती है, एलर्जन मीन अक्यूट ऑनसेट होगा, अक्यूट ऑनसेट। और किस हाइपर सेंसिटिविटी का एसोसिएशन जेनेटिक के साथ है, टाइप 1। एटोपिक भी है, सो ए फॉर एटोपिक, ए फॉर एलर्जिक, ए फॉर, हाँ जी, अक्यूट ऑनसेट, मतलब सडन ऑनसेट आता है। तो ए किस हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है, टाइप 1। सी फॉर साइटोटॉक्सिक, तो साइटोटॉक्सिक कौन सी है, टाइप 2। सी फॉर साइटोटॉक्सिक, दैट इज ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। आई फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस किस में बनते हैं, टाइप 3 में, टाइप 3 में। और डी फॉर डिलेड टाइप क्या है, वो टाइप 4 है। अब याद रहेगी क्या, नहीं। तो एसिड निमोनिक याद रखे, ए फॉर एलर्जिक, ए फॉर अटोपिक, ए फॉर अक्यूट, ये टाइप 1 है। सी फॉर साइटोटॉक्सिक, ये टाइप 2 है। आई फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड, ये टाइप 3 है। और डी फॉर डिलेड, टाइप 3, और डी फॉर टाइप 4, दैट इज डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, मुझे ये बताए एक अनदर एमसीक्यूज, ये कौन सी, इसमें एंटीबॉडी का रोल है कि नहीं, आईजीई, किस एंटीबॉडी का रोल है, आईजीई, लेकिन आईजी के बगैर इसकी रिएक्शन नहीं होती। इसमें एंटीबॉडी का रोल है कि नहीं, आईजीजी आईजीएम खुद जाकर कंप्लीमेंट को एक्टिवेट, इसमें आईजीजी आईजीएम एंटीजन के साथ मिलकर, तो इसमें एंटीबॉडी का रोल है कि नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें है, इसमें टी सेल है। द ओनली हाइपर सेंसिटिविटी विच इज नॉट एंटीबॉडी मेडिएटेड, दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसके अंदर एंटीबॉडी का रोल नहीं है, टाइप 1, 2, 3 तीनों में है, लेकिन टाइप 4 के अंदर मतलब हमारे पास एंटीबॉडी का रोल नहीं है। वो कौन सा मेडिएटेड है, टी सेल मेडिएटेड है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ जी। ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले एमसीक्यूज लेके जो कॉमन आते हैं फिर कंसेप्ट समझाता हूं। फर्स्ट एमसीक्यूज, बी प्लाज्मा सेल is derivatives of dash, वन एमसीक्यूज, ये वन लाइन एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल प्लाज्मा सेल required dash
और थर्ड नंबर लेके टी सेल maturation occur in dash humoral immunity is provided by dash। ये 5 MCQs हैं, पक ले इसको, MCQs है, ठीक है। अब इन सम को हमने अभी कलेक्टिवली बता रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों में से, बैठे लोगों में से बता सकते हैं आप, प्लाज्मा सेल एज अ डेरिवेटिव ऑफ, कि प्लाज्मा सेल कहाँ से डिराइव किया गया है? आंसर इज बी सेल। जब बी सेल मेच्योर हो जाता है तो उससे क्या बन जाती है? प्लाज्मा सेल। तो देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डेरिवेटिव मेच्योर है, ये एक ही चीज है। प्लाज्मा सेल इज अ मेच्योर फॉर्म ऑफ बी सेल, या प्लाज्मा सेल इज अ डेरिवेटिव ऑफ बी सेल। फर्स्ट MCQ। तो ये हमारे पास किन सेल से आए हैं? बी सेल से। मैच्योरेशन ऑफ, हाँ जी, मैच्योरेशन ऑफ व्हाट? बी सेल टू व्हाट? टी सेल टू प्लाज्मा सेल। मैच्योरेशन जब होती है किस चीज की? बी सेल की प्लाज्मा सेल में, उसको क्या चीज चाहिए? CD4 टी सेल। वेरी गुड। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, और हेल्पर टी सेल को हम क्या कहते हैं? CD4 सेल्स कह सकते हैं ना। तो CD4 सेल आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्पिंग टू मेच्योर बी सेल इनटू प्लाज्मा सेल। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, टी सेल मैच्योरेशन अकर इन, या टी सेल मैच्योर इन, मैच्योरेशन अकर इन, आंसर इज थाइमस। किसके अंदर टी सेल मैच्योर होता है? थाइमस के अंदर। So thymus is the educating center, it is the maturating center for the T cell. Humoral immunity हमें कौन देती है? Answer is B cells. तो humoral immunity is provided by which cell in the body? Answer is B cells. Clear है? एक तो ये MCQs आप लोगों को आने चाहिए। अब इन MCQs को हम हल करते हैं। ऐसा करें, एक साइड पे B सेल लेके और दूसरे साइड पे टी सेल, ताकि आप लोगों को क्विकली मजीद और MCQs भी आसान हो जाए। अगर यहाँ से कोई MCQs आता है तो आप लोग इंशाल्लाह आसानी से कर पाएंगे। देखें, अगर आ जाए कि बी सेल की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्या चीज? सिंथेसिस। आंसर इज बोन मेरो। ये कहाँ पे होती है? बोन मेरो। हमने पढ़ा है ना लिम्फोब्लास्ट। तो लिम्फॉइड सीरीज से क्या बनती है? बी सेल एंड टी सेल। हाँ जी, इसकी मैच्योरेशन अगर आ जाए, मैच्योरेशन दोनों की इंपोर्टेंट है। सुन ले, बी सेल की सिंथेसिस कहां पे होती है? आंसर इज बोन मेरो। ये बनता बोन मेरो में है, लेकिन इस बी सेल की मैच्योरेशन भी कहां पे होती है? बोन मेरो। तो बनेगा भी बोन मेरो में, और उसकी मैच्योरेशन भी कहां पे होगी? आंसर इज बोन मेरो। क्लियर हुआ? अब आते हैं टी सेल। टी सेल कहां बनेगा? सेम बोन मेरो। ये बोन मेरो में बनेगी, लेकिन मैच्योर होने के लिए बोन मेरो से निकलकर ब्लड के जरिए कहां पे जाएगी? थाइमस में जाएगी। तो ये यहाँ पे जो MCQs है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। सुन ले, बी फॉर बी सेल, बी फॉर बोन मेरो मैच्योरेशन, टी फॉर टी सेल, टी फॉर थाइमस मैच्योरेशन। अब MCQs आ जाए कि हाउ टी सेल रीचेस टू द थाइमस फ्रॉम बोन मेरो वाया द ब्लड। ये ब्लड के जरिए जाती है, हेमेटोजीनियसली जाती है। ये आंसर ठीक हुआ? ये वाला MCQs क्लियर हुआ कि नहीं? टी सेल मैच्योरेशन कहाँ पे होती है? थाइमस के अंदर होती है। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट मेक 20% ऑफ प्लाज्मा। मतलब ये है कि ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर बी सेल की जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट होती है? 20%। लेकिन जो टी सेल है, इट इज देयर इन द ब्लड फॉरवर्ड 80%। मतलब ब्लड प्लाज्मा में 80% क्या पाया जाता है? आंसर इज टी सेल। प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर किसकी बात हम कर रहे हैं? ये बी सेल और टी सेल, ये लिम्फोसाइट है। तो टोटल ब्लड लिम्फोसाइट का 20% कौन बनाता है? बी सेल। और 80% लिम्फोसाइट कौन बनाता है? वो टी सेल बनाता है। नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ जी, थर्ड नंबर पॉइंट ये है, बी सेल हैज अ शॉर्ट हाफ लाइफ, लेकिन इसकी हाफ लाइफ क्या है? वो लॉन्ग है। यहाँ पे लिखे शॉर्टर हाफ लाइफ, शॉर्टर हाफ लाइफ। अब देख, यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट बन गई, यहाँ पे क्या है? लॉन्गर हाफ लाइफ। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करें। अगर ये अल्लाह ने ज्यादा पैदा किए होते, ये
तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती कि वीक रहती? वीक, क्योंकि ये तो जल्दी खत्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट शॉर्ट हाफ लाइफ, इसकी परसेंटेज रेशो क्या है, वो कम है, लेकिन उसकी हाफ लाइफ क्या है, वो लॉन्ग है, तो उसकी प्लाज्मा लिम्फोसाइट रेशो क्या है, वो ज्यादा है, वो कितना परसेंट है, 80% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। जो बी सेल है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। कैसे? बी सेल मेच्योर हो जाता है किस चीज में, प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल से क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। क्योंकि बी सेल बिकम मेच्योर, बी सेल मेच्योर होकर क्या बनेगी, प्लाज्मा सेल, क्योंकि प्लाज्मा सेल से किससे डिराइव किया गया है, बी सेल, और वो फिर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और ये जो है इट प्रोवाइड इम्यूनिटी डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली। इसके कई टाइप्स होते हैं, नाम सुना होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल का, हेल्पर टी सेल का, ये नाम सुने हैं ना। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल बाय देयर टाइप्स, देयर वेरियस फॉर्म्स, टी सेल के कई फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक का नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक, इसको हम क्या कहते हैं, CD8 सेल। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, मजीद वाज़ह करूंगा। और यहाँ पे लेके इसके साथ क्या होता है, हेल्पर टी सेल। एड्स के अंदर HIV में कौन से सेल डैमेज होते हैं, हेल्पर टी सेल, और ये कौन से होते हैं, CD4 पॉजिटिव सेल होते हैं। एक और टी सेल का नाम है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल, इसको रेगुलेटर टी सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल, रेगुलेटर। वाई? क्योंकि टी सेल तो कभी कभार सेंसिटिविटी की वजह से एबनॉर्मली रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब कि टी सेल की जो फंक्शन है वो क्या करनी चाहिए, रेगुलेट रखनी चाहिए, अंडर द नॉर्मल एक्टिविटी रखनी चाहिए। वो कौन सा टी सेल है जो टी सेल को ओवर फंक्शन से बचाती है, आंसर इज सप्रेसर टी सेल। ये टी सेल एक्टिविटी को सुप्रेस करके नॉर्मलाइज कर देती है, एंड देयरफॉर हाँ जी इट इज आल्सो नोन एज रेगुलेटर टी सेल्स। ये रेगुलेटर टी सेल्स है। एमसीक्यूज इधर देख के सुन ले, बी सेल खुद इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी या बी सेल मेच्योर होकर प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज के जरिए इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो हमें किसके जरिए मिलेगी, एंटीबॉडी, उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। कौन सी इम्यूनिटी, ह्यूमोरल। तो इट प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्लियर है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमें किस सेल से मिलती है, हाँ जी, बी सेल से मिलती है, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी से आएगी, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, प्लाज्मा सेल से, और प्लाज्मा सेल कहाँ से डिराइव किया गया है, आंसर इज बी सेल्स। लेकिन इधर देखे, ये जो टी सेल है ये एंटीबॉडी देगी कि एज अ सेल खुद काम करेगी, हाँ जी, ये टी सेल जो है ये एज अ सेल खुद काम करेगी डिफरेंट टाइप्स के जरिए, कि एंटीबॉडी देगी, एज अ सेल काम करेगी, तो इसके जो इम्यूनिटी आएगी उसका नाम क्या होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो इट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये बात क्लियर हुआ क्या नहीं? तो बी सेल मिच्योर होकर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, और वो क्या करेगा, शाबाश, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के जरिए जो इम्यूनिटी है वो ह्यूमोरल है, जो सेल मीडिएटेड है वो टी सेल है। अब इधर देखें, विच सेल इज रिक्वायर्ड, इसके नीचे टी सेल के नीचे एमसीक्यूज लिखे, एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल will damage the viral infected cell। हाँ जी, वायरल इन्फेक्टेड सेल कौन सा सेल डैमेज खराब करता है, मतलब कौन सा टी सेल है जो वायरल इन्फेक्टेड सेल को खत्म करता है बॉडी से, आंसर इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। वो कौन सा सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा आया है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल इज देयर टू रिमूव द वायरल इन्फेक्टेड सेल। तो वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ बी सेल काम करते हैं कि टी सेल काम करता है, टी सेल। और वायरल इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने के लिए कौन सा टी सेल चाहिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल चाहिए। इसका फंक्शन क्या है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल विल हेल्प द बी सेल टू बिकम मेच्योर, बी सेल मेच्योरेशन में काम करती है। और नेक्स्ट एमसीक्यूज, जो हेल्पर टी सेल है इट विल बूस्ट द एक्टिविटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी हेल्प कराने में, मतलब
एक्शन कराने में हेल्प करवाती है और साइटोटॉक्सिक वायरल इन्फेक्टेड सेल को खत्म कर देती है। ये कैंसर सेल को भी खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो वायरल इन्फेक्टेड सेल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय विच सेल? साइटोटॉक्सिक टी सेल। लेकिन विच सेल हेल्प साइटोटॉक्सिक टी सेल टू एनहांस द एक्टिविटी? हेल्पर टी सेल। एंड विच सेल रेगुलेट द एक्शन ऑफ टी सेल? सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर इन सब टी सेल्स की काम को रेगुलेट रखता है कि कोई ना ज्यादा काम करे ना कम काम करे, अंडर द फिजियोलॉजिकल लिमिट काम करे, वो सप्रेसर टी सेल होता है। तो देखे सुन ले, वायरल इन्फेक्टेड सेल, विच सेल आर कम इन द एक्शन? वायरल इन्फेक्टेड सेल प्लस कैंसर सेल, दोनों के खिलाफ कौन सा सेल काम करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल। और अगर एग्जाम में साइटोटॉक्सिक टी सेल ना जाए तो आंसर क्या होगा? आंसर इज CD8 सेल। फिर CD8 सेल एग्जाम में आएगा। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी हैव। कौन सी इम्यूनिटी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है? इसमें लेके कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, द इम्यूनिटी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इट इज अ फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो ह्यूमोरल है, लेकिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका आंसर क्या है? क्यों? एनीवन? ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये किस वजह से होती है? एंटीबॉडीज की वजह से। एन एंटीबॉडी कंटेन IgG एंड IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। सो IgG इज अ एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड द इम्यूनिटी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंटीबॉडी दैट विल बी ह्यूमोरल। तो इस वजह से ह्यूमोरल कैन क्रॉस प्लेसेंटा, लेकिन सेल मीडिएट इम्यूनिटी कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। क्लियर है? ये पॉइंट्स उसके साथ मजीद याद रखे। दिस इज जस्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। ओके, दो पैथोजन होती है ना, एक पैथोजन सेल को बाहर से डैमेज करती है, वो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर, और एक सेल को अंदर से। द सेल विच एक्टिवेटेड मोस्टली अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन इज बी सेल, और जो इंट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ ज्यादा एक्टिवेट होती है वो टी सेल होता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में कौन सा सेल ज्यादा काम करेगा? बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, वो बी सेल है। लेकिन इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फंजाई, सब के खिलाफ क्या है? टी सेल होता है। क्लियर है? सो इंट्रासेल्युलर पैथोजन विच इज बैक्टीरिया अलॉन्ग विद फंजाई एंड वायरसेस, कौन सेल एक्टिवेट होंगे? टी सेल। लेकिन एक्स्ट्रासेल्युलर पैथोजन में अगर सिर्फ बैक्टीरिया हो उसके खिलाफ मोस्ट लाइकली बी सेल एक्टिवेट होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो सारे एमसीक्यूज के साथ आप लोगों के क्लियर हो गए। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज लेके, नेक्स्ट इसके साथ जो मजीद हमने छोटा सा टॉपिक करना है जिस आल्सो इम्पोर्टेंट, वो ये है अ पेशेंट डायग्नोस्ड फॉर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसको क्या कहते हैं? CHL। नो, डायग्नोस्ड फॉर acute suppurative otitis media, that is called ASOM. Which type of hearing loss will be seen? नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीडिंग टू conductive hearing loss except otitis externa, otitis media, acoustic neuroma, D. acute suppurative otitis media, E. impacted wax,
इम्पैक्टेड वैक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस तरह का है। इसको अभी हम हल करने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो एमसीक्यूज है वो कैसे है और उसमें आप लोगों को कौन कौन सी चीजें पिन पॉइंट आनी चाहिए। देखें, हियरिंग लॉस हमारे पास 3 तरह की होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। कौन कौन सी? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ये 3 तरह की हियरिंग लॉसेस होती है। वैसे एयर जो है, एयर इसकी कितनी पार्ट है? 3 पार्ट है। इसको हल करने के लिए साइड पे कंसेप्ट लिखें। एयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर। इसके बाद क्या होता है? मिडल एयर और द थर्ड वन इज कॉल्ड इनर एयर। देयर इज इनर एयर। क्लियर है? एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर, ऐसा है ना। अब देखें, एक्सटर्नल एयर को हम मजीद कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनीवन कैन टेल मी द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एयर? एक्सटर्नल एयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, देखिए, द पार्ट ऑफ द एयर वी सी फ्रॉम द आउटसाइड, ये पूरा जितना भी है इसको क्या कहते हैं? आरिकल। दैट इज कॉल्ड आरिकल। आरिकल इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर। इसका दूसरा नाम है पिन्ना, इसको पिन्ना भी कहते हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद क्या आता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देयर इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एयर। ऐसा है ना, ये एक्सटर्नल एयर के पार्ट है। मिडल एयर के अंदर ओसिकल्स आते हैं। क्या चीज आती है? ओसिकल्स। व्हाट इज ओसिकल? These are the group of bones present in the middle ear. Can anyone name these bones? Stapes, incus and malleus. ये जनाब इसके पार्ट से 3। These 3 bones together is known as ossicles. ऐसा है ना। नेक्स्ट आ जाए, इनर ईयर के अंदर कोक्लिया का नाम सुना है कि नहीं? कोक्लिया पार्ट होता है, वेस्टिबुलर पार्ट होता है। ठीक है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? क्रेनियल नर्व नंबर 8, इट इज वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, इसमें यूट्रिकल सेक्यूल्स होती है, यूट्रिकल सेक्यूल्स होती है, यूट्रिकल एंड सेक्यूल, ये चीजें भी इसके अंदर पाई जाती है इनर ईयर में। वैसे ये मैं आप लोगों को बहुत एक सिंपल स्केच दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, अब देखें, अगर एक बंदा है उसको हियरिंग लॉस की हिस्ट्री है, मतलब यह है कि वो आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन उसका डिफेक्ट एक्सटर्नल ईयर में है या किस में है? मिडल ईयर में है। ये दोनों याद रखें। डिफेक्ट विच लीड टू हियरिंग लॉस व्हेन द आइदर प्रॉब्लम लाइज इन एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, इसको हम कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। लेकिन अगर मसला कहाँ पे है? इनर ईयर के अंदर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि वो नर्व के साथ इशू है। जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? बैलेंस एंड हियरिंग, ये कहां से स्टार्ट होती है? इनर ईयर से। तो मुझे ये बताए, इस इनर ईयर के अंदर जो 8 नर्व है उसकी कभी कभार ट्यूमर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अकोस्टिक न्यूरोमा। तो अकोस्टिक न्यूरोमा इज द ट्यूमर ऑफ 8 क्रेनियल नर्व। ये कहाँ का इशू है? इनर ईयर। तो कौन सा हियरिंग लॉस कराएगा? सेंसरी न्यूरल। इसका मतलब ये है कि this acoustic neuroma is not the cause of conductive hearing loss, so that will be the cause for sensory neural hearing loss. ऐसा है। ओके, अब इधर फोकस करें। इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ causes of CHL, conductive hearing loss, और यहाँ पे लेके causes of SNHL, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। फिर से सुन ले, इफ द प्रॉब्लम लाइज आइदर इन एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, थिंक अबाउट कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस। इनर ईयर का इशू है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो देखें, एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या हो सकता है? इंपैक्टेड वैक्स आ सकती है कि नहीं? तो उसकी काजेज में नंबर 1 इंपैक्टेड वैक्स, इंपैक्टेड
वैक्स। वैसे आप लोगों के ख्याल में इम्पैक्टेड वैक्स किस एरिया को ब्लॉक कर देती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके अंदर वैक्स आ जाती है तो कंडक्शन जो है वो खराब हो जाती है, हियरिंग लॉस हो जाती है। हाँ जी, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं? देयर विल बी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि नहीं? फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर का अपना इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इन्फ्लेमेशन में एरिया स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग की वजह से जो कैनाल है वो अंदर से स्टीनोस हो जाता है, नेरो हो जाते हैं, तो कंडक्शन का इशू हो सकता है कि नहीं? तो ओटाइटिस एक्सटर्ना इज अगेन कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको क्या कहेंगे? ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया, इसमें भी जनाब मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन। अब ओटाइटिस मीडिया में आप लोग ने बताने 3 कंडीशन, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, दूसरा क्या होगा? हाँ जी, CSOM क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। कभी कभार ओटाइटिस मीडिया होते हैं बच्चों के अंदर, 5 से 8 साल की उम्र बच्चों में। डेंगरा बुक में लिखा है कि बच्चे रोते जब वो स्कूल से आते, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन होती है, उसमें सिर्फ फ्लूइड आ जाती है, उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। उसमें इन्फेक्शन की एंटिटी नहीं होती, पस वगैरह नहीं होती, जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस म्यूकोसल फ्लूइड इन द मिडल ईयर। और वो जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फोर्स करेगी तो बच्चे को पेन हो जाती है, उसको ग्लू ईयर भी कहते हैं। कौन सा ईयर? ग्लू ईयर। ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, विद इफ्यूजन। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये पस इफ्यूजन से नहीं है, किस चीज से है? ओटाइटिस मीडिया से है। तो ओटाइटिस मीडिया इज विच एयर इन्फेक्शन? मिडल ईयर। और मिडल ईयर प्रॉब्लम इज ऑलवेज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है। 5 नंबर, इसके अंदर आप लोग कभी कभार स्टेपीज बोन खराब हो जाते हैं, उसको ओटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोस्क्लेरोसिस। याद है किसी को इसके अंदर एक साइन होता है? हाँ, ओटोस्क्लेरोसिस। ये लोग जब नॉइजी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहां पे उन लोगों की जो हियरिंग है वो क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। उसका एक नाम है, ये भी CPS के अंदर आता है, उसको पैराक्यूसिस वेलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन द साइन विच इज सीन इन ओटोस्क्लेरोसिस इज कॉल्ड व्हाट? पैराक्यूसिस वेलिसी। इसका मतलब क्या है? द पर्सन विल हियर बेटर इन विच एनवायरमेंट? नॉइजी एनवायरमेंट। कूल एंड काम एनवायरमेंट में ये बंदा नहीं, क्योंकि कंडक्शन वो स्टेपीज की नहीं हो पाती, वाइब्रेटिंग नहीं हो पाती। तो किस एनवायरमेंट में सही सुनेगा? नॉइजी एनवायरमेंट में, उसको पैराक्यूसिस वेलिसी। सो दीज ऑल आर द डायरेक्ट कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसके अंदर नंबर 1 लेके प्रेस बायक्यूसिस। व्हाट इज प्रेस बायक्यूसिस? इट इज एज डिपेंडेंट हियरिंग लॉस। एज के साथ साथ हियरिंग लॉस होना, वो नर्व कमजोर हो जाती है, दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। दूसरी बात, अगर नर्व डैमेज हो जाए उसमें न कि सिर्फ हियरिंग लॉस होगी लेकिन बैलेंस भी नहीं रहेगा, तो ये हियरिंग लॉस वर्टाइगो के साथ हो सकता है कि नहीं? हियरिंग लॉस विद वर्टाइगो मोस्ट लाइकली कंडक्टिव है कि सेंसरी न्यूरल है? सेंसरी न्यूरल। वेस्टिबुलो कोक्लियर के अंदर जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो बैलेंस का काम करता है, तो बैलेंस ना होना वर्टिगो आ सकती है। इसके अंदर नेक्स्ट इज अकोस्टिक न्यूरोमा। अकोस्टिक न्यूरोमा, अकोस्टिक न्यूरोमा किस नर्व की ट्यूमर है? 8 क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर। नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस, नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस, ये इसके अंदर आती है। नेक्स्ट एक और नाम सुना होगा, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। एंडोलिम फ्लूइड है जो इनर ईयर के अंदर होती है और वो रेगुलेट करती है फंक्शन ऑफ इनर ईयर। अगर उसकी लेवल, फ्लूइड की लेवल बढ़ जाए उसको मीनियर डिजीज कहते हैं। ये नाम भी सुना होगा, मीनियर डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। तो मीनियर डिजीज कैन कॉज सेंसोरियल हियरिंग लॉस। और ओटोटॉक्सिक ड्रग हो सकती है कि नहीं? सम ड्रग कैन डैमेज द ईयर, दे आर कॉल्ड ओटोटॉक्सिक ड्रग। ओटोटॉक्सिक ड्रग में कौन कौन सी है? लूप डायूरेटिक आ सकती है कि नहीं? लूप डायूरेटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एटसेट्रा। इसका मतलब whatever the ototoxic drug that can damage the inner ear can lead to sensory neural hearing loss। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पेशेंट डायग्नोज फॉर acute suppurative otitis, otitis media मिडल ईयर का इशू है, तो sensory neural है कि कंडक्टिव? ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस कराता है। क्लियर है?
So any problem which is seen either in external ear or middle ear, it can cause of CHL, conductive hearing loss. लेकिन जो इनर ईयर का इशू है वो क्या कराता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. द मोस्ट कॉमन काज अगर आ जाए, मोस्ट कॉमन काज ऑफ CHL इम्पैक्टेड वैक्स और मोस्ट कॉमन काज ऑफ SNHL आंसर है प्रेस्बाइक्यूसिस. ठीक है, तो ये जनाब आज के लेक्चर का समरी है. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टुडे टॉपिक वाज. ठीक है जी, अल्लाह हाफिज.